हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट ITI पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेल्डर ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ जो है वो हर एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पिछले वर्षों में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जितने भी पेपर हुए हैं और सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पे जो सारे प्रश्न हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चाहे आप BRO का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और साथ में जो लोग ONGC का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। NCL का हो गया, इसरो का हो गया, बार्क का हो गया, अभी DRDO की वैकेंसी आने वाली है वेल्डर ट्रेड के लिए, और रेलवे में टेक्नीशियन में जो पार्ट B का पेपर होता है ट्रेड वाला, उसके लिए जो है ये वो क्लास बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। अन्य भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आएंगे फ्यूचर में, उन सभी के लिए जो है क्लासेस अपलोड जो है हम कर रहे हैं, ये जो है बेनिफिशियल साबित होंगी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बताएं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे हमारे सेक्शन में, वहाँ पे जाने के बाद जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वेल्डर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे तो सबसे पहले हमने पूरी थ्योरी जो है कवर किया हुआ है व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से। करीब 18 से 19 लेक्चर हैं, तो अभी आप लोग उनको नहीं देखें तो उनको देख लीजिएगा। बाकी एक क्लास में हमने आधुनिक भारत भी करवाया हुआ है, तो इसको भी आप 1 घंटे में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ करवाई है, करीब करीब 8 से 10 क्लासेस जो हैं वो हो गई हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अभी जिनके पास टाइम नहीं है ONGC के लिए, तो वो लोग थ्योरी में जो है जो उनका डाउट है हमने चैप्टर वाइज डाल के रखा है, वो डाउट आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। बाकी आप जो ऑब्जेक्टिव वाला सेशन है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए और ये सीरीज़ जो है आप लोग देख लीजिएगा। ये जो मैं PDF पूरा अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, PDF के बारे में बता रहा हूँ, ये PDF की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने 1000 से अधिक प्रश्नों को जो है पूरा संकलित करके एक बनाया है PDF, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वेल्डर ट्रेड के विद्यार्थी जो भी हैं वो लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जिससे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन आए तो मैं आपको सूचित कर दूँ। ये रही आपके इन्फॉर्मेशन की बात। अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, 40 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पे जो है हमारा 41वां नंबर हमको डिस्कस करना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थ्योरी जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं आप, इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप लोग जो है वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, जिससे कहीं भी आप अगर इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको जो है इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक संसाधनिक प्रकाश किरण का उपयोग किस ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, किसमें ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें दिखा है, ए कॉलिमेटेड लाइट बीम इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हीट इन। तो देखिए इसमें बीम यानी कि जो है प्रकाश किरण सिर्फ और सिर्फ एक वेल्डिंग में निकाली जाती है, वो कौन सी होती है, लेज़र वेल्डिंग। इसमें लेज़र वेल्डिंग लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसका पूरा नाम याद रखेंगे। तो पूरा नाम जब आपको याद रहेगा तो देखिए पूरा नाम इसका क्या होता है, लेजर बीम वेल्डिंग। देखिए लेज़र बीम वेल्डिंग हो गया, तो बीम किस में निकलती है, लाइट की बीम जो है वो निकलती है लेज़र बीम वेल्डिंग से। तो इससे जो है आप इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। बाकी TIG वेल्डिंग का मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, MIG का मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और ये क्या होती है, आघात वेल्डिंग होती है, प्रिक्यूशन वेल्डिंग। ठीक है, टंगस्टन वेल्डिंग में क्या होता है कि ये जो है इसमें इलेक्ट्रोड जो होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है वो गैर उपभोज्य होता है, गैर उपभोज्य। और MIG में क्या होता है, उपभोज्य इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी खूब पूछा जाता है, उपभोज्य इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे, बिजली के कारण लगी आग को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए आप जो थ्योरी देखेंगे, हमारा जो पहला लेक्चर है जिसमें हमने फायर के बारे में बताया हुआ है, तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो वहाँ की सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है, तो बिजली से जब भी आग लगेगी तो उसमें तेल का उपयोग तो कभी नहीं करना है। ठीक है, कंडक्टिव एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर ये आपको नहीं यूज करना है। ये इसलिए नहीं यूज करना है क्योंकि कंडक्टिव होगा तो उसमें क्या होगी, उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद CO2 अग्निशामी जो है इसको आप लोग यूज कर सकते हैं कहाँ, बिजली के द्वारा लगी हुई आग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है,
पेन की थिकनेस को थोड़ा सा और हम लोग कम कर लेते हैं और कलर ले लेते हैं रेड। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। वेल्ड धातु में किस गैस की उपस्थिति के कारण दरार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है? देखिए, दरार जो होता है, दरार का मतलब क्या हुआ? क्रैक्स। तो जो वेल्डिंग होती है ना, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो क्रैक्स जो है वो किस वजह से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो क्रैक्स होता है वो हाइड्रोजन के कारण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के हानिकारक प्रभाव के कारण जो है वो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जो है वो क्रैक्स का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये जो है पिछले साल में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। उसके बाद LASER शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए एक संक्षिप्त नाम है? तो LASER जो है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का आप आंसर क्या टिक करेंगे? ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये आपका जो है मैथ से एक क्वेश्चन आया है तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये आपके वेल्डर का नहीं है, और ये भी जो है ये मैथ का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो है सारे नॉन टेक क्वेश्चन जो है शुरू हो गए हैं। अब हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपके वेल्डर ट्रेड के जो है क्वेश्चन कहाँ पे हैं। देखिए, गाइडेड बेंड टेस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है? देखिए, बेंड टेस्ट जो होता है, बेंड परीक्षण यानी कि मरोड़ परीक्षण जो होता है, बेंड टेस्ट, तो जो गाइडेड टाइप का बेंड टेस्ट होता है वो क्या जो है आपका मेजर करता है, क्या टेस्ट करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो गाइडेड टाइप का बेंड टेस्ट होता है वो क्या मेजर करता है, वो क्या निर्धारित करता है? वो डक्टिलिटी निर्धारित करता है, तन्यता निर्धारित करता है किसकी? मटेरियल की। ठीक है, यानी कि धातु की तन्यता को निर्धारित करने के लिए, धातु की तन्यता को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग गाइडेड बेंड टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड टिप पिघलने और वेल्ड धातु पर जमा होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी PDF आप लोग नीचे लिंक मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। टंगस्टन इलेक्ट्रोड टिप पिघलने और वेल्ड धातु पर जमा होने का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब टंगस्टन इलेक्ट्रोड की टिप जो है वो मेल्ट कर जाए और डिपॉजिट हो जाए वेल्ड मेटल में, तब क्या प्रभाव होता है? तो होता यह है कि जैसे टंगस्टन तो आपका जल्दी पिघलता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो है वो पिघल जाता है टंगस्टन और पिघल करके वेल्ड में हमारे चला जाता है, तो वेल्ड में एक संदूषण नाम का जो है एक जो है टर्म होता है वो हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कंटेमिनेशन इन द वेल्ड हो जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेमिनेशन। ठीक है, लैक ऑफ फ्यूजन का यहाँ पे मतलब ये है कि आपका जो टेम्परेचर है फ्लेम का, यानी कि अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप हीट जो है यानी कि तापमान अगर कम डेवलप कर पा रहे हैं, यानी कि तापमान कम है, तो फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? फ्यूजन का मतलब ये हो गया कि गलन, जो गलन होगा, जो यानी कि हीटिंग जोन होगा वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, ज़्यादा अंदर तक जो है आपकी वेल्डिंग नहीं पहुँच पाएगी। और क्रैक्स का मतलब हमने आपको बताया ही, हाइड्रोजन के द्वारा होता है ये। ठीक है, और स्टेबलाइजिंग द आर्क, इसका जो है कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है, तो वेल्ड में जो है वो संदूषण की प्रक्रिया कब होती है? जब टंगस्टन इलेक्ट्रोड टिप जो है पिघलने और वेल्ड धातु पर जमा होने का शुरू हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 58 क्वेश्चन पे। तो 58 क्वेश्चन है, नम अवस्था में करने के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया सुरक्षित होती है? तो देखिए, विच वेल्डिंग प्रोसीजर सेफ परफॉर्म इन वेट कंडीशन। तो जब आप वेट कंडीशन में कहीं भी आप देखेंगे कोई टर्म है, कोई भी मटेरियल आपका वेट कंडीशन में, तो सदैव आप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होती है? ऑक्सीजन प्लस C2H2 जो है मिला करके ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, अब ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ज्वालाएं होती हैं, 3 प्रकार की निकलती हैं, कई बार हम आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पे जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ज्वालाएं अलग अलग मटेरियल के लिए होती हैं, ये भी हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं सही से। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी निम्न ऊष्मा आगत इलेक्ट्रोड का उपयोग कास्ट आयरन वर्क की मरम्मत में किया जाता है? तो देखिए, कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन आप लोगों को पता होगा, कास्ट आयरन कैसा होता है? कास्ट आयरन का नेचर जो होता है वो ब्रिटिल होता है। ठीक है, तो ब्रिटिल कास्ट आयरन नेचर होता है, तो ब्रिटिल होने की वजह से जो है उसकी मरम्मत के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं?
उसका हम लोग जो यूज़ करते हैं वो करते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड, क्योंकि टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होता है काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है और इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए कास्ट आयरन की जो है विच ऑफ द फॉलोइंग लो हीट इनपुट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग कास्ट आयरन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि निम्न ऊष्मागत इलेक्ट्रोड का उपयोग कास्ट आयरन के जो है किया जाता है, तो वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। तो स्पॉट वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है, तो स्पॉट, सीम और प्रोजेक्शन, ये कौन सी वेल्डिंग होती है, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। ठीक है, प्रतिरोध वेल्डिंग की जो है ये अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, स्पॉट, सीम और प्रोजेक्शन। ठीक है, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन। ठीक है, तो स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन जो है अंतर्गत आते हैं। तो बात स्पॉट की हो रही है, तो स्पॉट वेल्डिंग में जो ज्वाइंट का हम लोग प्रयोग करेंगे वो कैसा ज्वाइंट बनाता है, स्पॉट में लैप ज्वाइंट बनाता है। देखिए स्पॉट का जो ज्वाइंट होता है वो ऐसे होता है, जैसे ये हुआ और ये हुआ। अब यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग क्या करती है, यहाँ से एक आता है टिप और एक यहाँ से आता है। ठीक है, और इसको एकदम जैसे हम लोग पंच करते हैं कापी वापी में, आप देखते हैं खट से ऐसे दबा देते हैं, तो ऐसे ही जो है स्पॉट वेल्डिंग होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लैप ज्वाइंट वाला आप हमारा लेक्चर देखेंगे थ्योरी वाला, तो वहाँ पे आप समझ में आ जाएगा सारे ज्वाइंट। तो लैप ज्वाइंट जो होता है, लैप ज्वाइंट को हिंदी में चढ़ाव ज्वाइंट बोलते हैं, तो एक दूसरे पर चढ़ा करके ही करेंगे। आप कहीं भी आप कॉपी में आप पंच करते हैं, जो स्टेपलर होता है उससे आप पंच करते हैं, तो एक पेज को दूसरे पेज से चढ़ा के ही करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि एक पेज इधर एक पेज उधर तब आप चढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो स्पॉट वेल्डिंग में जो है वो लैप ज्वाइंट ही हम लोग जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग से पहले किस लिए सेंका जाता है। ठीक है, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर ब्रेक प्रियर टू यूज इन ऑर्डर। तो निम्न हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को उपयोग करने के लिए जो है उसको गर्म इसलिए किया जाता है, यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं, बेक्ड, यानी कि उसको हम लोग सेंकते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वेल्डिंग में जो है नमी होती है और उस नमी को जो है दूर करने के लिए। ठीक है, बाद में भी वेल्डिंग में नमी न जमा होने पाए और जो वेल्डिंग में नमी पहले से है थोड़ा बहुत वो भी दूर हो जाए, इसके लिए जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सेकाई कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग करती है, तो अभी ऊपर बता चुके हैं आपको, उपभोज्य जो होती है वो मिग होती है। आपको ऐसे याद रखना है कि यम से मुलायम होता है, तो ये क्या होती है, उपभोज्य होती है, यानी खत्म हो जाती है। और टी से टाइट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये गैर उपभोज्य होती है, यानी कि खत्म नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। तो 63 आपका क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में लेपित इलेक्ट्रोड रॉड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्क वेल्डिंग में लेपित इलेक्ट्रोड रॉड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए जो लेपित इलेक्ट्रोड होता है, तो यहाँ पे आर्क वेल्डिंग के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर देखेंगे, रॉड और कोटिंग दोनों एक साथ पिघलते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड में अगर हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, समझ लीजिए इलेक्ट्रोड हो गया, इसमें हम लोग फ्लक्स की कोटिंग चढ़ा दिए, ऊपर से परत चढ़ा दिए, तो ऐसा नहीं कि दोनों कभी साथ में पिघलेंगे। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, कोटिंग पहले पिघलेगी और फिलर रॉड, और फिर फिलर रॉड पिघलती नहीं, कोटिंग पहले नहीं पिघलती है। जो पिघलने वाली हमारी प्रक्रिया होती है वो रॉड की पहले होती है। ठीक है, रॉड पहले मेल्ट होता है, उसके बाद में जो है एज ए सील्डिंग मीडियम हमारा जो फ्लक्स होता है वो पिघलता है, जिससे कि बाहर की हवा को जो है वो अंदर आने से, वेल्ड जोन में आने से रोकता है। इसीलिए वो क्या होता है, सील्डिंग मीडियम बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रॉड पहले पिघलती है और फिर कोटिंग पिघलती है। ठीक है, तो सबसे पहले रॉड पिघलेगी, बाद में कोटिंग पिघलेगी। ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोटिंग पहले पिघल जाएगी तो कोटिंग पिघल के गिर जाएगी, और बाद में हमारा जब रॉड पिघलेगा तो रॉड को बचाने के लिए जो है बाहर से आवरण बनाने के लिए कि बाहर से हवा ना आ पाए, ऑक्सीडाइजन ना हो पाए, जंग ना लग पाए, इसकी जो है रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोग ऐसा डिज़ाइन ही करते हैं, ऐसे मेल्टिंग पॉइंट का हम लोग यूज़ करते हैं रॉड कि वो जो है पहले पिघल जाए कोटिंग से। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं 64 नंबर पे। तो 64 क्वेश्चन क्या है, वेल इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड की AWS जो है ये कोडिफिकेशन होता है, जो ये इसको AWS कोडिफिकेशन बोलते हैं, आपसे पूछा जा सकता है इसको क्या बोलते हैं, AWS कोडिफिकेशन। ठीक है, तो वर्गीकरण में तृतीय स्थान पे क्या है,
तो देखिए तृतीय स्थान पे ये तृतीय स्थान होता है इसका, ठीक है। सबसे पहले ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड, ये जो है ये इलेक्ट्रोड का नंबर होता है, ये होता है आपका, और ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, यहाँ पे दो चीज़ जो है बदलेगी, या तो एच रहेगा या तो वी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट भी हो सकता है, ये यानी कि वेल्डिंग की स्थिति है, पोजीशन है वेल्डिंग की। तो ये क्या है, अगर एच है यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज अवस्था में है, यहीं पे वी भी हो सकता था, ठीक है। तो ये क्या है, वेल्डिंग की स्थिति दर्शाता है किसमें, AWS कोडिफिकेशन में तीसरा अक्षर, ठीक है। तीसरा अक्षर इसमें एच है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 65 क्वेश्चन पे। तो 65 क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड AC और DC दोनों वेल्डिंग मशीनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड है जो आपका AC और DC दोनों में उपयोग होगा, तो वो इलेक्ट्रोड होता है क्या, माइल्ड स्टील का होता है। माइल्ड स्टील का जो है इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का इस्पात है, तो हल्का इस्पात से यहाँ पे मतलब वही है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, ठीक है। माइल्ड स्टील जो होता है वो DC और AC दोनों में यूज़ कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके बाद विद्युत वाहक बल मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो वो वोल्ट होती है, ये सबको पता होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया रेल की पटरियों को वेल्ड करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, तो वो जो है वो थर्मिट वेल्डिंग होती है। थर्माइट लिखा हुआ है जो, थर्माइट वेल्डिंग, ये थर्मिट वेल्डिंग होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये रासायनिक वेल्डिंग के अंतर्गत आती है, और रासायनिक वेल्डिंग, रासायनिक, इसमें क्या आती है, थर्मिट वेल्डिंग हिंदी में लिखते हैं, और गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और एसिटिलीन होता है। थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है, थर्मिट वेल्डिंग में आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, Al2O3, और साथ में फेरस होता है, ठीक है, Fe3। ये दो केमिकल मिलकर के जो है वो आपका थर्मिट वेल्डिंग बनाते हैं, और ये दो केमिकल मिलकर के गैस वेल्डिंग बनाते हैं। इसीलिए जो है हम लोग थर्मिट और गैस को रासायनिक वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब थर्मिट वेल्डिंग को कंप्लीट होने में करीब 8 से 12 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग का लेक्चर देखिए अधिक जानकारी के लिए, नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से क्या गैस सिलेंडर रेगुलेटर और छिद्र पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूज़ नहीं की जानी चाहिए गैस सिलेंडर रेगुलेटर और छिद्र पर जो है। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूज़ नहीं की जानी चाहिए। तो देखिए टेफ्लॉन टेप हम लोग यूज़ करते हैं। टेफ्लॉन टेप होता क्या है, टेफ्लॉन टेप आप लोग देखे होंगे जब कभी आप पाइप की वायरिंग कराने जाते हैं घर में या कहीं आप देखते होंगे, तो एक टेप होता है, उसके ऊपर जानते हैं वो हल्का सा रेशम के धागे जैसा कपड़ा जैसा होता है, होता टेप जैसा ही चौड़ा है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, बहुत मुलायम होता है। उसको आप खींचेंगे तो बिल्कुल कपड़े जैसा खींचेगा, लगेगा जैसे रेशम का जो है वो कपड़ा है। तो क्या होता है, वो लीक प्रूफ बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप कहीं पे टोंटी लगा रहे हैं पाइप की, पानी आप घर में कहीं वायरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे पहले वो टेफ्लॉन टेप लगाकर उसके बाद आप टोंटी को कस देते हैं, जिससे चूड़ियों से जो है पानी जो है बाहर ना आ पाए, है ना। तो इसका मतलब ये क्या होता है, लीक प्रूफ बनाता है। तो इसका तो हम लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे। लीक डिटेक्टर के तौर पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉप वाटर यूज़ करते हैं, किसमें, गैस वेल्डिंग में, सॉप वाटर, सॉप वाटर, ठीक है। और तेल, तेल का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, रिंच का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 69 क्वेश्चन पे। यदि आग नोक से दूर जलने लगे तो इसे निम्नलिखित में से किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। देखिए कभी कभी होता क्या है गैस वेल्डिंग में कि जैसे मान चलिए कि आपकी टॉर्च की नोक हो गई ना, तो यहाँ ना जल करके आग यहाँ पकड़ लेती है। आप देखे होंगे कई बार कि आग यहाँ जल रही, यहाँ बीच में खाली है, होता है ऐसा। तो जो है इसको आप किस तरीके से ठीक करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गैस का जो प्रेशर है इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर से गैस निकल रही है तो गैस जो है इसको यहाँ रुकने का कोई वही नहीं है। इतना प्रेशर से निकल, इतना हाई प्रेशर से निकल रही है कि गैस यहाँ पहुँच जाती है। ऑक्सीजन के जलाते जलाते ऑक्सीजन यहाँ पे जलने में मदद करे, उससे पहले आपकी गैस जो है यहाँ पहुँच गई। तो इसका प्रेशर जब हम लोग कम करेंगे तो गैस जो है आराम से यहाँ निकलते निकलते जलने लगेगी, तो यहीं से जो है वो हमारी आग पकड़ लेगी, ठीक है। तो गैसों का दबाव जो है, गैसों का प्रेशर जो है वो हम लोग रिड्यूस करके मसाल को ठंडा करके ऑक्सीजन की मात्रा, इस सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 70 क्वेश्चन पे। 70 क्वेश्चन क्या है, वेल्डिंग के दौरान अपूर्ण फ्यूजन निम्नलिखित किस कारण द्वारा होता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट फ्यूजन, अभी हम वहाँ पे बताए थे कि लैक ऑफ फ्यूज
फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन या इनकम्प्लीट फ्यूजन एक ही चीज़ है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए लैक ऑफ फ्यूजन जो होता है वो किस कारण होता है आपको ये बताना है। तो जो लैक ऑफ फ्यूजन होता है, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे लैक ऑफ फ्यूजन होता क्या है। जब आपका, हमने आपसे शुरू बताया था कि जब कहीं आपका तापमान जो है वो कम होगा, यानी हीट आपकी कम होगी, तो जैसे मान चलिए आपका मोटा सा जो है चादर हो गया, इसको आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तापमान कम है तो ये क्या है, इतने दूर तक इसको जो है गर्म कर पाएगा और इतने दूर तक ये जो है गल पाएगा। जब आप वेल्डिंग करते हैं तो पहले मटेरियल क्या होता है, पहले वो मेल्ट करता है ना, पहले वो पिघल जाता है एकदम से, लाल पड़ता है, जैसे आप लोहा देखते होंगे एकदम लाल पड़ता है, एकदम मुलायम हो जाता है, उसके बाद उसको आपस में मिक्स कर देते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, जैसे तापमान कम हुआ तो यहीं तक जो है फ्यूजन हो पाया, तो इधर की जो पोर्शन हो गया वो क्या हो गया, बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब टेम्परेचर हमारा कम आया, तो इसका मतलब लैक ऑफ फ्यूजन की जो है कमी हो गई, यही होती है फ्यूजन की कमी। अब टेम्परेचर कम क्यों आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, लैक ऑफ फ्यूजन कम क्यों होगा, ये पूछने का मतलब ये हो गया कि आपका जो है तापमान कम क्यों होगा। तो तापमान जो है बहुत अधिक करंट देंगे तो तापमान तो बढ़ जाएगा, तब तो फ्यूजन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत कम करंट की वजह से जो है, अगर आप कम करंट देंगे तो हीट जो है वो कम डेवलप होगी भाई, आर्क जो है वो जो कम निकलेगी, यानी कि जब आर्क कम निकली तो क्या हुआ, आपका फ्यूजन टेम्परेचर कम हुआ, हीट कम हुआ, तो इसका मतलब कि जो है करंट कम होने के कारण जो है वो अपूर्ण फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आज जो है ये क्लासेस जो है वो बहुत छोटी हुई होगी। अभी देख लेते हैं, बहुत छोटी क्लास है, 20 से 22 मिनट की क्लास ही बन पाई, लेकिन आज का ये जो है ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो है अगले लेक्चर में हम लोग अगला कोई पेपर उठा के देखेंगे, हो सकेगा तो हम लोग इसरो का पेपर सॉल्व कर लेंगे, या फिर आपका ONGC का कर लेंगे, या BRO का ही कर लेंगे, कोई भी पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये पूरी PDF, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आप लोग जो है डाउनलोड कर लेंगे PDF से, ठीक है। सारा जितना भी पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर, इसको आप पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को अंतिम तक आप लोग देखा करिए, तब कोई बेनिफिट होगा। और पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चाह रहे हैं कि वेल्डर की क्लासेस जो हैं आगे अपलोड हों, तो जो है अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें आप लोग, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।